जिस वक्त पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयारी कर रहे होंगे कि उन्हें 3 दिन बाद झंडा लहराना है, तिरंगा लहराना है, एक नया रिकॉर्ड बनाना है, कुछ नई बातें करनी है, कुछ नया संदेश देना है, उस वक्त पे सीजेआई गवई के पास दस्तावेज पहुंच रहे होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले पर ध्वजा फहराकर वापस अपने घर यानी कि 7 पहुंचेंगे या फिर कि सीधे तौर पे कहा जाए तो अब लोक कल्याण मार्ग पहुंचेंगे, उसके ठीक 4 दिन बाद फजीहत शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट सीजेआई बीआर गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत छीनने की कवायद में लग चुके होंगे। क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत या फिर कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत? एक ऐसी ताकत जिसकी वजह से विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्री लगातार परेशान रहते हैं, एक ऐसी ताकत जिसकी वजह से लगातार विपक्ष जनता के बीच अपना भरोसा कायम करने में मशक्कत करता नजर आता है। क्या सीजेआई बीआर गवई अब एक ऐसी दिशा तय करने जा रहे हैं जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी खासी मुश्किलों का सामना करती नजर आएगी? जी हां, ऐसा कुछ होने तो जा रहा है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सबसे बड़ी ताकत कौन सी है जिस ताकत पर अब सुप्रीम कोर्ट अंकुश लगाने जा रहा है? सीजेआई बीआर गवई अंकुश लगाने जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं आप जरा कुछ खबरों को, पुरानी खबरों को अपने जहन में ताजा कीजिए। याद कीजिए, वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल हैं, लेकिन जब यही आरिफ जी राज्यपाल हुआ करते थे, कहीं और के नहीं बल्कि केरल के पिनरई विजयन की सरकार, तो किस तरीके से एक बार ये नाराज होकर धरने पे बैठ गए। ना जाने क्या क्या समस्याएं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के सामने खड़ी होती रही। या फिर कि याद कीजिए एन रवि को, तमिलनाडु के राज्यपाल, और कैसे जब विधानसभा से कई विधेयक पारित हो जाते उसके बाद भी एन रवि साहब उन विधेयकों को लेकर के बैठे रहते। और याद कीजिए पंजाब के साथ भी यही हो रहा था। भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की, विपक्ष की तमाम सरकारें काम करती, मसौदे तैयार करती, विधानसभा में विधेयक पारित करती और उसके बाद स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेज देती, जो कि संवैधानिक प्रक्रिया है। और फिर राज्यपाल ना तो उस विधेयक को स्वीकृति देते, ना ही उस विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए भेजते विधानसभा में, बल्कि वो विधेयक को लेकर अपने पास बैठ जाते, उस विधेयक पे ही बैठ जाते। और ऐसे में कोई तरीका और तरीकेकार राज्य सरकारों के पास बचता नहीं कि जो मसौदे उन्होंने तैयार किए, जो विधेयक उन्होंने पारित किया, उस विधेयक को कानून में तब्दील किया जाए या फिर कि लागू किया जाए। और ऐसे में जनता के हित के लिए काम करने के लिए चुनी गई सरकारों के हाथ पांव यहीं पर कट जाते। दिल्ली में तो पूर्ण राज्य का दर्जा था नहीं। आपने देखा लगातार अरविंद केजरीवाल के समय पर किस तरीके से उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तनातनी का माहौल रहता। हमने वो भी दौर देखा जब चुना हुआ मुख्यमंत्री जाकर के उपराज्यपाल के भवन में ही धरने पर बैठ गया। ये तमाम तस्वीरें परेशान करने वाली थी, हैरान करने वाली थी। लेकिन तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और उस फैसले के बाद से यह दिशा तय हो गई थी कि अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कम से कम राज्य सरकारों को सहूलियत मिलेगी। लेकिन उसके बाद एक नई खबर निकलकर सामने आई। नई खबर यह कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को ही पत्र लिख दिया और उस पत्र में बहुत सारे संवैधानिक सवाल पूछ डाले। मसलन सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं कर सकता? सुप्रीम कोर्ट एक समय सीमा निर्धारित कर सकता है कि नहीं कर सकता? कि विधानसभा ने यदि विधेयक पारित कर दिया, राज्यपाल को भेज दिया, तो राज्यपाल उस विधेयक को कितने दिनों के भीतर स्वीकृति देगा या फिर कि वापस करेगा पुनर्विचार के लिए? इसकी कोई समय सीमा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कोई टाइमलाइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? विधेयक पारित हो चुका है,
राज्यपाल के पास है, साल दर साल बीत रहे हैं, महीने दर महीने बीत रहे हैं, तारीख पे तारीख बीत रही है, लेकिन वो विधेयक पारित नहीं हो पा रहा क्योंकि राज्यपाल साहब उस विधेयक पे, उस फाइल पे ही बैठे हुए हैं। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि बी आर गवई साहब ने शेड्यूल जारी कर दिया है और यह शेड्यूल राष्ट्रपति के उस लेटर के संदर्भ में है और इस मामले की अब सुनवाई होने जा रही है। उसकी तारीखें आ गई हैं। 12 अगस्त की तारीख यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है अपने ड्रेस बनवाने में लगे होंगे, ये सोच रहे होंगे क्या पहनूं क्या ना पहनूं, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उस दिन क्या मैसेज देना चाहिए। 12 तारीख, उससे ठीक 3 दिन पहले तमाम राज्य सरकारें और खुद केंद्र सरकार भी अपना जवाब दाखिल करेगी राष्ट्रपति रेफरेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट में। सीजीआई गवई ने सीधी तारीख दे दी कि 12 अगस्त को आप अपनी तरफ से अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कीजिए, अपना एफिडेविट दाखिल कीजिए। और इसके बाद तारीख आएगी 19 अगस्त की और 19 अगस्त और भी ज्यादा खास हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को ध्वजारोहण करने के बाद लोक कल्याण मार्च चले जाएंगे। उसके 4 दिन बाद जो होने वाला है उसकी चिंताएं उनके माथे पर बलवती हो रही होंगी और ऐसा इसलिए भी क्योंकि 4 दिन बाद यानी कि 19 अगस्त की तारीख से सुनवाई शुरू होगी इस मामले में और 19 अगस्त से जो सुनवाई शुरू होगी वो सुनवाई इसी मामले पर तो होगी कि आखिरकार राज्यपालों की विधायक पर बैठने की जो समय सीमा है उसे अदालतें निर्धारित कर सकती हैं या फिर कि नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है ये मामला कुछ उस दिशा में बढ़ चला है जहां पर न्यायपालिका बनाम मोदी सरकार की स्थिति देखने को मिल रही है और ऐसा इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि यकीन मानिए, यकीन जानिए, आज की तारीख में राज्यपाल और राज्यपालों का फाइलों पर बैठ जाना यह सबसे बड़ी ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कि वो तमाम राज्य सरकारों को परेशान कर पाते हैं। लेकिन यदि सीजीआई बी आर गवई की वो बेंच जो 5 जजों के साथ होगी वो कोई ऐतिहासिक फैसला सुना देती है जिसकी पूरी उम्मीद है, जैसा उन्होंने तमिलनाडु के मामले में किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये तय जानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथ से सबसे बड़ी ताकत सुप्रीम कोर्ट छीन लेगा। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।